हेलो एवरीवन, सीए इंटर ऑडिट का जो टेस्ट संडे को हुआ था उसके पूरे आंसर सॉल्यूशंस में डिस्कस कर रहा हूँ। आंसर जो था वो तो पहले से मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। इट वाज अ 100 मार्क पेपर, 50 MCQs ऑफ 2 मार्क्स ईच, 100 मार्क। तो उसके आंसर्स तो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे। अभी मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। बड़ा ही खतरनाक पेपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी टेस्ट की इच्छा है और आपने वो टेस्ट दिया है तब तो वो सॉल्यूशन आप डिस्कस देखोगे, सॉल्यूशन आपको समझना पड़ेगा कि यार इसका आंसर ये क्या था, क्यों था, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट टेस्ट से डरते हैं, जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया, एटलीस्ट उनको भी वो क्वेश्चन पेपर और आंसर तो टेलीग्राम में वो आप देखो और ये सॉल्यूशन को समझो, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा तुमको। ऑडिट सब्जेक्ट से स्टूडेंट लोग घबराते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता, तो वो बहुत कुछ मैं अभी बता दूंगा इन क्वेश्चन आंसर्स के बहाने। देयर आर 12 बिग केस सिनेरियोस और उनके ऊपर एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, ठीक है। किसी पर 4 एमसीक्यू है, किसी पर 5 एमसीक्यू, ऐसे करके पूरे 50 एमसीक्यूज हैं। बहुत अच्छे हैं, मैंने पूरा एकदम अच्छे से समझाऊंगा अभी। ये देखो जरा, ये पहला वाला एमसीक्यू है जेजे एंड एसोसिएट्स। ये मतलब पूरे पेपर में, पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे छोटा केस यही था। और मैं बोल रहा हूँ अगर ये केस ना भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो आराम से डायरेक्टली हो पाएंगे, ठीक है। ये पूरा जो एमसीक्यू वाला केस सिनेरियो 1 है, इट इज बेस्ड ऑन चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारे सिलेबस में कौन सा है? ऑडिट एविडेंस। ये वही चैप्टर है जिसमें भर भर के 8 अकाउंट ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डाले हुए हैं। मैक्सिमम 500 सीरीज के और एक दो एक्स्ट्रा है, 610 वगैरह, ओके। तो ये ऑडिट एविडेंस पे मतलब चैप्टर नंबर 4, उसका ऐसे 501, उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन है। आओ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है कि मोस्ट करेक्ट इसमें से कौन सा ऑप्शन है टू चेक द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। 501 में वही बताया जाता है कि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कंडीशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। हम लोगों को बोला गया है पॉइंट नंबर 1 गलत है, बिकॉज बोलते हैं अटेंडेंस इज मैंडेटरी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। नहीं, अटेंडेंस इज मैंडेटरी अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल। नंबर 2, अटेंडेंस करना है कि नहीं ये सीए की मर्जी नहीं है, करना चाहिए। नंबर 3, वो बोला काउंटिंग को आप स्किप कर दो, आपकी मर्जी है, ये भी गलत है। चौथा, ये सही है। ये ऑप्शन आप रीड करोगे एकदम सही बैठता है कि हाँ अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट होना चाहिए अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, ठीक है। और अगर मतलब कोई बहुत वैलिड बेसिस है तभी आप अटेंडेंस के बदले कुछ और कर सकते हो, वरना जस्ट बिकॉज अटेंडेंस विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी टाइम टेकिंग, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज टू स्किप अटेंडेंस एट स्टॉक काउंट। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन ये भी ऐसे 501 का है, ठीक है। ऑडिटर जो है वो अटेंडेंस करना चाहता है ड्यूरिंग द इन्वेंट्री काउंटिंग। तो हमें बोला कि ये आपके सामने 4 कॉम्बिनेशन है, बताइए इसमें से कौन सा बकवास है, इनअप्रोप्रिएट है। अगर तुम चैप्टर 4 ऐसे 501 खोलोगे, मैं जितने भी पेज नंबर लिखा हूं मेरी किताब के हैं, तो पेज 4.50 में एक ब्लू बॉक्स है जहां बताया हुआ है कि व्हेनेवर एन ऑडिटर प्लान्स टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, उसको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, ठीक है। उसमें से आप पाओगे ए सी डी एकदम सही है, केवल गड़बड़ कौन सा है? बी वाला। बी में एक पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ो, ग्रीन कलर, वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंट्री। जब आप स्टॉक काउंट अटेंड करते हो उस समय वैल्यूएशन मेथड को आप कंसिडर नहीं करते, तो ये दिस इज नॉट कनेक्टेड विद अटेंडेंस, तो यही एक गलत ऑप्शन है। बाकी सारे ए सी डी तो सही हैं, तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे 501 में बताया जाता है कि जब ऑडिटर अटेंडेंस करता है इन्वेंट्री का तो उसको 4 स्टेप्स करने होते हैं। वो 4 स्टेप्स सीक्वेंशियली याद कराने के लिए मैंने एक निमोनिक लिखाया था क्लास में, डेलॉइट, ये बुक के मेरे पेज नंबर पे है। EOIT, ई से इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन गिवन टू देयर एम्प्लॉइज फॉर स्टॉक काउंट, O से ऑब्जर्व द स्टॉक काउंट, I से होता है इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री और T से होता है टेस्ट काउंट। तो हमें ये जो सीक्वेंस है डेलॉइट का EOIT, ये जिस ऑप्शन में वही हमें चुनना है, और वो सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी, EOIT, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ऐसे 501 का है। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री के वक्त आप कौन से असर्शन चेक करते हो? आउटकम 1 एग्जिस्टेंस, यस। आउटकम 2 ओनरशिप, नहीं, ओनरशिप चेक नहीं होता। आउटकम 3 कंडीशन, यस। एज पर ऐसे 501 इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करने के लिए अटेंडेंस किया जाता है। तो आउटकम 2 गलत है, आउटकम 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। कि आउटकम 1 एंड 3 एग्जिस्टेंस कंडीशन तो कंफर्म हो जाएगा, पर आउटकम 2 जो है ओनरशिप, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो दैट्स द राइट आंसर। 5 नंबर, ये तो इजी है,
ये नॉर्मल एकदम कि भाई आप क्लाइंट का गोडाउन चेक कर रहे थे, वहाँ पे आपको 67 क्विंटल्स ऑफ राइस मिले, चावल का काम है इनका, जो राइस इनको बिलोंग नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पार्टी का है जो इनके पास रखाया हुआ है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली कंपनी के बैलेंस शीट पीएल अकाउंट्स का हिस्सा नहीं बनेगा, वो तो थर्ड पार्टी का माल है, हमारे क्लाइंट का माल है ही नहीं। तो आंसर है सी, ये इजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ केस बहुत अच्छा है, कहानी ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी कहानी तो डिस्कस करना टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो तो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है टेलीग्राम में, तुम पढ़ सकते हो। इस पूरे केस सिनेरियो में जो भी एमसीक्यूज हैं वो इन चैप्टर्स पे बेस्ड हैं। चैप्टर 4 के अंदर ऐसे 610 आता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। चैप्टर 8 उसमें ब्रांच ऑडिट और ऐसे 600 है, यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर अनदर ऑडिटर। और चैप्टर 11 ऐसे 210 लेटर ऑफ एंगेजमेंट या एंगेजमेंट के टर्म्स, उस पे बेस्ड है एमसीक्यू, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि फैला के हर चैप्टर से एमसीक्यूज रहें। ये पहला वाला है ऐसे 210। ऐसे 210 कौन से चैप्टर में आता है सर? चैप्टर 11 में आता है, ठीक है। हमें बोला है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब तुम ये सारे ऑप्शन पढ़ोगे तुमको पता चलेगा ए सी डी तो गलत है, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। ये पूरा किताब में लिखा हुआ है मेरे, पेज नंबर ये देख लो 11.13 ब्लू बॉक्स। अगर लॉ प्रिस्क्राइब करता है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियरली, तब आपको एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है, पर आपको वहां पे एक रेफरेंस देना पड़ेगा उस लॉ का, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि भले ही हमारे बीच में एंगेजमेंट लेटर ना बने, बट क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंगेजमेंट। यही बात यहाँ लिखी हुई है, पढ़ो। सिंस लॉ प्रिस्क्राइब्स इन सफिशिएंट डिटेल द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट, द ऑडिटर नीड नॉट रिकॉर्ड देम इन अ रिटन एग्रीमेंट फॉर एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कि वो लॉ अप्लाई करेगा इस एंगेजमेंट पे, एंड ऑल्सो सीक अ रिटन एग्रीमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बस। तो ये एकदम मस्त है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर क्या हुआ, केस का एग्जाम्पल लिया है कि एक आजकल जैसे क्या होता है, मॉल में शॉपिंग करते हो तो वो लोग बोलते हैं ना पॉइंट्स ऐड हो गए हैं आपके, अगली बार आप शॉपिंग करोगे तो रिडीम करा लोगे। तो कंपनी उसको ट्रीट करना चाहती है एज ट्रेड डिस्काउंट, ओके, ट्रेड डिस्काउंट ट्रीट करना चाहती है। ऑडिटर सहमत नहीं है, ऑडिटर के हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ और होना चाहिए। तो बाकी जो 3 ऑप्शन है जो गलत वाले, उसमें यही बोला है कि ऑडिटर को उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मानना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट को ज़्यादा समझ है, या इंटरनल ऑडिटर को ज़्यादा समझ है। नहीं, ऑडिटर को अपनी बात सुननी चाहिए, बिकॉज ऑडिट ओपिनियन इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन सी। Auditor has the sole responsibility for the audit opinion expressed, and hence he should perform procedures to satisfy himself on the correct accounting treatment. Question number 8, ये ऐसे 610 पे जो चैप्टर नंबर 4 में आता है, पेज 4.26 का है। जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर मतलब स्टैट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज करना चाहता है, तो ही हैज टू डिसाइड which areas में यूज करेंगे, to what extent we will use the work, and whether the work of internal auditor is adequate for our purpose or not। ये एकदम क्लीशे है, मैंने एक मास्टर डायग्राम पढ़ाया था ना 610 का, उसी में कवर्ड हो जाता है। तो इसका आंसर है ए, BCD नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, ये ब्रांच ऑडिट के ऊपर है, ऐसे 600 चैप्टर नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बवाल क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको आईसीआई की किताब में भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जो ओरिजिनल बेयर एसए 600 है ना, उसके अंदर केवल आपको मिलेगा, ओरिजिनल एसए 600 के पैराग्राफ नंबर 4 में। बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ये कहानी से कनेक्टेड है, ये रही कहानी, ठीक है। चेन्नई में कंपनी का एक आउटलेट है जो बंदी होने वाला है, बिकॉज वहां पे बहुत सेल कम होता है और वहां पे स्टॉक भी बहुत कम वैल्यू का पड़ा हुआ है। पूरे साल भर में सेल हुआ था 1,40,000, और ऑडिटर को लगता है कि ये वाली ब्रांच तो इममटीरियल है, बाकी सारे ब्रांच अच्छे चल रहे हैं पर ये चेन्नई वाला ब्रांच बर्बाद चल रहा है। अब इसको लेके हमसे क्वेश्चन पूछा है, द एक्सटर्नल ऑडिटर फाइंड्स दैट द ब्रांच ऑडिटर ऑफ द आउटलेट इन द चेन्नई रीजन which is on the verge of closing down is audited by auditor who is not a member of ICAI। Now normally आपका आंसर क्या होता है कि भाई अगर ब्रांच ऑडिटर ICAI का मेंबर नहीं है तो हमें उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी काबिलियत, काम वगैरह चेक करना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल एसए 600 जो बेयर होता है उसके पैराग्राफ 4 में बोला हुआ है कि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचा है कि कोई ब्रांच है जो इममटीरियल है, जो हमें बोला गया क्वेश्चन में कि सीए की नजरों में वो ब्रांच इममटीरियल है, तब वहां पर ऐसे 600 अप्लाई ही नहीं करता, तब वहां ऐसे 600 अप्लाई नहीं करता। मतलब ब्रांच ऑडिटर की कॉम्पिटेंस चेक करना या उसका काम चेक करना, ऐसे अप्लाई करता ही नहीं। ये खुद ये लाइन
आपको मैं बता देता हूँ, ये पूरे सीए इंटर ऑडिट की जो आईसीए की किताब है, सीए फाइनल ऑडिट की जो आईसीए किताब है, आप डाउनलोड करके देख लेना, उसमें भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं जो भी अपने लॉ ऑडिट की किताबें बनाता हूँ ना, लॉ ऑडिट एसएम की, वो पूरी आईसीए की किताब से बनती है। तो अगर कोई चीज़ आईसीए किताब में होगी तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर आईसीए किताब में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको ओरिजिनल से 600 मिलेगा कि अगर ऑडिटर्स निष्कर्ष पे पहुंचा है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच इमटेरियल है, कॉम्पाउंड मतलब ब्रांच, तब वहाँ पे ऐसे 600 अप्लाई ही नहीं करेगा। दैट्स द आंसर। तो बड़ा ही सुंदर एमसीक्यू था ये, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। ये तो ऐसे 610 का क्वेश्चन है, किताब से। हम जब इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करते हैं तो हमें उसकी 3 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, OCD, ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड डिसिप्लिन अप्रोच। हमें बोला गया विच ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर फॉर इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। उसकी ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करने के लिए ये फैक्टर नहीं है। ये 4 ऑप्शंस में से बाकी ऑप्शंस तो ऑब्जेक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, पर जो 3 नंबर ऑप्शन है, पढ़ो, इंटरनल ऑडिटर के पास ट्रेनिंग प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, ये ऑब्जेक्टिविटी से नहीं कॉम्पिटेंस से जुड़ा है, तो यही आंसर है। और डायरेक्टली किताब से है, पेज नंबर भी डाला है मैंने, ओके। 10 एमसीक्यूज हुए, तुमने देखा लेवल कितना अच्छा था, पूरा स्प्रेड करके बढ़िया। 1-2 औकात के परे वाले एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, और भी आएंगे, डोंट वरी। चैप्टर 3 बड़ा ही एक सुंदर और खतरनाक चैप्टर भी है। मुझे सुंदर लगता है, स्टूडेंट को खतरनाक लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट की अपने लिमिटेशन होते हैं, उसकी नॉलेज, एक्सपर्टाइज और रिविजन्स उतने ज़्यादा नहीं होते। चैप्टर का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये उसी के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है। ये पूरी कहानी है। अगेन मैं कहानी पूरी रीड नहीं करूँगा, कहानी के जो रेलेवेंट पोर्शन है जब वो आएंगे तब वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहला पॉइंट, हमें बोला गया कि अच्छा थोड़ा सा ऊपर बताना पड़ेगा, होटल की ऑडिट आप कर रहे हो, होटल की ऑडिट है, पर इसको प्लीज़ वो स्पेशल ऑडिट वाले चैप्टर से कनेक्ट मत करना, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। होटल की ऑडिट कर रहे हो, होटल के 2 बैंक्वेट हॉल हैं, ओके, 2 बैंक्वेट हॉल है, तो उनका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसको लेके इंटरनल कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम है। ये रही आपके सामने कहानी। The hotel has 2 banquet halls. The documentation available for verification of banquet hall revenue is only the invoice raised by the hotel and some email conversations between the hotel and the customer. On audit trial, जब हमने checking किया, it was found that the finance approval of the transaction is only after invoice is set to them. तो एक बार invoice भेजा जाता है, उसके बाद जब final settlement होता है, amount होता है, तभी उसको check किया जाता है। Advance paid by the client are not vetted by the finance team. तो होटल बुकिंग के लिए, बैंक्वेट हॉल बुकिंग के लिए तो ऑब्वियसली कस्टमर से एडवांस दिया जाता है, उसको बोलता है फाइनेंस टीम चेक नहीं करती, ये तो लैप्स ऑफ कंट्रोल है। द ऑडिटर सस्पेक्ट्स अ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। तो वीकनेस इन कंट्रोल को हम कौन सा रिस्क बोलेंगे? IR, CR की DR? CR कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि ये जो रेवेन्यू बुकिंग है बैंक्वेट हॉल का, इसमें कौन सा रिस्क है? इनहेरेंट कंट्रोल, डिटेक्शन, ऑडिट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। दैट्स द आंसर, पेज नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये जो लाइन है ये भी बहुत सुंदर है, पेज 3.12 में हमने क्लास में पढ़ाया था। देखो, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि हम गलत ओपिनियन दे देंगे, यही होता है ऑडिट रिस्क। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें MMS है, गड़बड़ है, और उस पर मुझे देना चाहिए ये मॉडिफाइड ओपिनियन, मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया, तो गलत हो जाएगा, ये ऑडिट रिस्क है। लेकिन उल्टा बात सही नहीं है। उल्टा मतलब वाइस वर्सा का मतलब, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एकदम क्लीन है तो मैं उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, इस बात की तो सर चांसेस ही नहीं है, बिकॉज मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए आपको MMS मिलना चाहिए, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लीन है तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे ही नहीं पाओगे, आपको कुछ मिला ही नहीं तो आप कहां से दोगे, आप तो फिर यही दोगे ना। तो इस बात का कोई ऑडिट रिस्क नहीं होता। ऑडिट रिस्क यहाँ पे क्या होता है कि गंदे वाले FS पे मैंने क्लीन ओपिनियन दे दिया। ऑडिट रिस्क कभी भी ये नहीं होता कि अच्छे वाले FS पे मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। ये न्यू सिलेबस 2023 की नई किताब में ICAI ने पहली बार ये डायलॉग डाला है, चैप्टर 3 में, ये पढ़ाया क्लास में, वही आंसर है इसका, नंबर C, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये फॉल्स है। हमें ऊपर यही पूछा है कि बताओ नीचे लिखे हुए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो यही फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, ओके। ये 13 नंबर क्वेश्चन सर, ये तो बवाल है, ये बवाल है। मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था कि 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप कर ही नहीं पाओगे, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एकदम बोम्बास्टिक। 2018 से लेके 2023 में जो ऑडिट का सिलेबस था इंटरमीडिएट में, उसमें ये टॉपिक थी, ये पढ़ाई हुई है। मेरे ओल्ड सिलेबस की किताब को देखोगे, उसमें पढ़ाई हुई है, डाला हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ बुक का भी रेफरेंस दिया, अपने पुराने बुक का।
लेकिन जो नई किताब है, नया सिलेबस है 2023 वाला, उसमें ये टॉपिक और ये डायलॉग है ही नहीं, ठीक है। फिर भी इसके ऊपर ये एक एमसीक्यू सेट किया गया है। ये क्या है, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट के एक ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर 2-3 इंटरनल कंट्रोल होते हैं, मल्टीपल कंट्रोल्स, उन्हें हम कहते हैं कॉम्पनसेटरी कंट्रोल। कॉम्पनसेटरी कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर इस ट्रांजैक्शन के ऊपर ओरिजिनल कंट्रोल फेल कर जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारे पास बैकअप में एक और कंट्रोल है, कंपेंसेटरी कंट्रोल, जिससे एरर्स या फ्रॉड्स नहीं होंगे। तो सत्य डायलॉग क्या है, वो नंबर ए है। अगर ऑडिटर को कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हो जाएं और चेक करने पे पाया जाए कि कंपेंसेटरी कंट्रोल मतलब जो सेकेंडरी कंट्रोल है वो इफेक्टिव हैं, तो ऑडिटर उस पर रिलाय कर सकता है। यही सही आंसर है। बाकी इसको बोलते हैं रिलाय ऑन असेसमेंट, इसका नाम भी था इस टॉपिक का, रिलाय ऑन असेसमेंट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है। आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये प्लीज याद कर लेना कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन पे 2-3 कंट्रोल है, कंपेंसेटरी कंट्रोल है और वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 रैप के ऊपर है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पेज 3.15 से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का डायग्राम होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप इंक्वायरी करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो, आप कंफर्मेशन मांगने का काम नहीं करते हो। तो दिस इज नॉट अ रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब और अच्छा ये भी मैं बता देता हूँ, एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद करने के लिए मैं बोलता हूँ क्रिकेट मैच, उसमें से एक कंपोनेंट होता है एंटिटीज रैप, कि एक कंपनी को अपना रैप खुद करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट, टू फाइंड आउट कि उनके कंपनी में कहाँ का रिस्क है, ताकि वो लोग सूटेबल कंट्रोल डिजाइन कर सकें। आपने देखा कि आपके क्लाइंट में कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है, तो मतलब ये लोग अपने बिजनेस रिस्क को असेस भी नहीं करते और कंट्रोल्स भी नहीं लगाते, तो गलत बात है। तो अब आपको पढ़ के बताना है कि एज एन ऑडिटर इन 4 में से कौन सा बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज नंबर बी। मैं उनसे पूछूंगा कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड रैप नहीं है तो आप लोग रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिस्क, हाउ डू यू एड्रेस द रिस्क। फिर मैं डिटरमाइन करूंगा कि वेदर द एब्सेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड रैप इज अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन और नॉट, या कहीं ये कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन कंट्रोल का इशारा तो नहीं है। तो इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी, बाकी ऑप्शंस गलत है, रॉन्ग है। केस सिनेरियो 4, ये चैप्टर 5 से वो लंबा वाला चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, उसके ऊपर है। और इसमें कारो का भी एक क्वेश्चन है, कारो 2020 चैप्टर नंबर 8। कारो किसकी देन है, कंपनीज एक्ट 2013 की। तो एक क्वेश्चन कारो का है, बाकी तो चैप्टर 5 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बड़ा लंबा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी एक खतरनाक क्वेश्चन डाला हुआ है जो मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन करने के लिए मैं पूरा का पूरा केस तो नहीं बताऊंगा, मेन मुद्दे पे आता हूं। धनुष एक आर्टिकल स्टूडेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और ये क्लाइंट को ऑडिट कर रहा है। क्लाइंट का मेन काम सॉफ्टवेयर का है, तो और सॉफ्टवेयर है और सीडी वगैरह में सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, उसके ऊपर है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक करके बात करते हैं। ये जो 3 पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं, इसमें बताया गया है कि कंपनी ने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है अपने बुक्स में वो हायर है और इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन निकलता है वो लोअर है। तो इससे क्या होगा कि इनकम टैक्स में अगर डेप्रिसिएशन लो आ रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि बुक प्रॉफिट और पीजीबीपी में डिफरेंस की वजह से जब भी हम लोगों को इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है वो बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट, और अगर कम देना पड़ जाएगा, फ्यूचर में ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो बनता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये डेटा क्लियर कट बताता है कि इनकम टैक्स में आपकी प्रॉफिट ज़्यादा आ गई है और आपने ज़्यादा टैक्स दिया है, तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में वो डेफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल हो जाएगा। तो हमसे पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है कि बताओ इसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है। अब 2 ऑप्शन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के वो तो गलत है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट वाले जो 2 ऑप्शन है बी और सी वही हो सकते हैं। डेफर्ड टैक्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर क्या है, AS 22, तो 3 नंबर तो गलत है, उसमें AS 29 लिखा है, तो आंसर है नंबर बी, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, क्लाइंट ने सीडी के कॉस्ट को और सॉफ्टवेयर को दोनों को ही इनटैंजिबल एसेट माना है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पेज 5.39 चैप्टर नंबर 5, वहां क्लियर बोला हुआ है कि कभी कभार इनटैंजिबल एसेट को रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिकल टैंजिबल एसेट चाहिए होता है जिसका अमाउंट या कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट है, वहां पे उस फिजिकल एसेट को भी आप इनटैंजिबल ही मानेंगे। तो बोथ द कॉस्ट ऑफ द सीडी एंड द सॉफ्टवेयर विल बी रिगार्डेड एज इनटैंजिबल एसेट, तो केवल ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है।
नंबर 3, ये कारो का क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया कि मैनेजमेंट ने ना फिजिकल वेरिफिकेशन किया था अपने एसेट्स के, उसमें कुछ गड़बड़ निकल के आया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज आए और मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपर्ली डेल्ट विथ कर दिया। सर इसको पढ़ते ही तुरंत एक स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कारो पैराग्राफ 3 क्लॉज 1, जहाँ बोला गया है कि फिक्स एसेट के फिजिकल वेरिफिकेशन पे अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आता है, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी आता है, तो मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपर्ली डेल्ट विथ कर दिया है कि नहीं। तो एज एन ऑडिटर हम लोगों को कारो में रिपोर्ट करना चाहिए। अब आप लोगों को चकमा देने के लिए चारों ऑप्शन में किसी में भी कारो वर्ड नहीं है, पर कारो पैदा किससे होता है? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, इट कम्स आउट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन नंबर 143 के 11 में कारो पैदा होता है। तो यहां पर कंपनीज एक्ट 13 सिर्फ यहां पर ऑप्शन में लिखा और कहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फिर ये नेक्स्ट है, इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि क्लाइंट का जो टर्नओवर है ना वो 50 करोड़ का है, ये रहा 50 करोड़ का टर्नओवर है, 45 करोड़ फ्रॉम द फीस चार्ज्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड 5 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ बुक्स। तो ये इनका टर्नओवर है 50 करोड़, बिसाइड्स अदर इनकम भी है 10 लाख की। तो टर्नओवर 50.1 है कि 50 है? 50 है, क्योंकि 10 लाख वो टर्नओवर नहीं है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, वो अदर इनकम है। अब जिन ऑप्शंस में हमें बोला गया 50.10 50.10 वो तो गलत है, बिकॉज वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 10 लाख काउंट होगा ही नहीं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 50 करोड़ ही है। अब तुम ऑप्शन नंबर ए पढ़ो, सही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पीएल में दिखाएंगे 50 करोड़। ऑप्शन नंबर डी में भी यही बात बोली हुई है, पर ऑप्शन डी में एक एक्स्ट्रा बात भी बोली हुई है कि वो जो 50 करोड़ में 45 और 5 करोड़ का ब्रेकअप है वो आप जरूर डिस्क्लोज करना। तो ए और डी में ज्यादा बेहतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर है डी। सबसे भयंकर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड, किताब के बियॉन्ड, आईसीआई के बियॉन्ड इन्होंने पूछ डाला। कंपनीज एक्ट के अंदर लास्ट में आफ्टर 470 सेक्शंस देयर आर 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल 2 जो होता है इट इज यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो अब शेड्यूल 2 के अंदर जितने भी एसेट्स होते हैं उसका यूजफुल लाइफ तुम याद करके बैठे नहीं हो ना, वो किताब में कहीं लिखा है, उसी के ऊपर बेस्ड है। डेस्कटॉप, कंपनी के पास जो कंप्यूटर डेस्कटॉप्स वगैरह होते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप, उन पे कंपनी ने 3 साल का यूजफुल लाइफ माना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। शेड्यूल 2 अगर आप खोल के देखोगे, उसमें सर्च करोगे डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप लैपटॉप का यूजफुल लाइफ 3 साल बोला हुआ है, तो कंपनी ने जो किया बिल्कुल सही है। अब ये एक स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा, उसके सामने ऑप्शंस क्या है, बोला है कि कंपनी ने यूजफुल लाइफ 3 साल लिया, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन तो हर स्टूडेंट काटेगा, बिकॉज शेड्यूल 3 में तो होता ही नहीं, वो तो शेड्यूल 2 में होता है। बी और डी दोनों ये बोलते हैं कि कंपनी लॉ में डेस्कटॉप का कोई डेप्रिसिएशन का यूजफुल लाइफ प्रिस्क्राइब्ड है ही नहीं, झूठ है, प्रिस्क्राइब्ड है। नंबर सी, इट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 2, प्रिस्क्राइब्ड है 3 साल। और शेड्यूल 2 में ये लिखा हुआ भी है कि कंपनी अगर चाहे तो शेड्यूल 2 में बताए हुए यूजफुल लाइफ के अलावा कोई दूसरा यूजफुल लाइफ भी ले सकता है और उसका रीजन वगैरह नोट डाउन कर सकता है। तो ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है और एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। वेरी गुड। अब देखो 20 MCQs तुम्हारे साथ डिस्कस किया, तुमने नोटिस किया होगा क्या लेवल है, क्या मस्त है, मतलब कितना ज़रूरी है हम लोगों को पूरे चैप्टर्स को, किताबों को अच्छे से पढ़ना। केस स्टडी 5 ये बेस्ड है चैप्टर नंबर 8 में ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर ही एक टॉपिक आती है चैप्टर 8 में ब्रांच ऑडिट SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ ब्रांच ऑडिटर अनदर ऑडिटर। ठीक है, ये पूरी कहानी दी हुई है, कहानी तो मैं पूरी रीड नहीं करूंगा, मैं सीधा नीचे आके पढ़ना चालू करूंगा, परंतु ये डेटा आपको जो दिया है ये समझना जरूरी है। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो कंपनी के 2 ब्रांचेस है, ब्रांच 1 ब्रांच 2। ब्रांच 1 में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिर रहा है 15, 14, 12। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अगर आप उल्टा कर दो तो बनता है स्टॉक वेलोसिटी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसी को उल्टा कर दो, एवरेज इन्वेंट्री बाय COGS इनटू 12 मंथ्स, तो आएगा स्टॉक वेलोसिटी। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप देख रहे हो कि डिक्लाइन कर रहा है, देखो 15, 14, 12 तो डिक्लाइन कर रहा है, इसका मतलब स्टॉक वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। तो ब्रांच 1 का स्टॉक बहुत वेलोसिटी ऊपर है, मतलब स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी मूव आउट हो रहा है, अच्छी बात है, गुड न्यूज है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि ब्रांच 2 का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, जिसका मतलब है स्टॉक वेलोसिटी नीचे जा रही है, स्लो हो रहा है। तो इसके ऊपर एक MCQ है, वो पहले दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23, 4 ऑप्शंस हैं, आप पाओगे कि खाली पहला ऑप्शन सही है। इन्वेंट्री ऑफ ब्रांच 1 हैव मूव्ड फास्टर इन कंपेयर टू ब्रांच 2। ब्रांच 2 का तो इन्वेंट्री वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी स्लो डाउन हो गया है और ब्रांच 1 का बढ़ गया है, तो सही आंसर ऑप्शन ए। इसके लिए स्टूडेंट को पता होना चाहिए
कि स्टॉक वेलोसिटी इज ऑपोजिट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जो मैं क्लास में बताता हूँ, अपने कई टॉपिक में भी आता है, चैप्टर 5 में भी आता है पढ़ते वक्त, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन ब्रांच ऑडिट पे कि ब्रांच ऑडिट कौन कर सकता है। द आंसर इज या तो कंपनी का मेन ऑडिटर कर सकता है या एनी अदर सीए हु इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज द ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक और लाइन लिखी है कि अगर ब्रांच का ऑडिट कंपनी का मेन ऑडिटर नहीं करा, कोई दूसरा ब्रांच ऑडिटर कर रहा है, तो ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बना के मेन ऑडिटर को देगा। तो ये पूरी बात सही है। अब ये सब गलत है। ऑप्शन बी में बोला है कि ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देगा, गलत। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि कंपनी का मेन ऑडिटर कभी ब्रांच ऑडिटर बन ही नहीं सकता एक्सेप्ट कंपनीज मेन ऑडिटर, ये भी झूठ है। डी में भी यही बोला है एक्सेप्ट कंपनीज मेन ऑडिटर, गलत है भाई। कंपनी ऑडिटर जो मेन है वो भी ब्रांच ऑडिटर बन सकता है। क्वेश्चन 22, ये भी ब्रांच ऑडिटर का क्वेश्चन है, ऐसे 600 का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रांच का जो ऑडिटर है उसको ब्रांच लेवल पे अलग मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, अलग से रैप करना पड़ता है, रॉमम असेसमेंट करना पड़ता है, अलग से उसको अपना ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है कंटेनिंग सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वगैरह, और अलग से परफॉर्म करना पड़ता है। केवल ऑप्शन नंबर सी में ये बोला गया है कि ब्रांच ऑडिटर को सेपरेट मटेरियलिटी निकालना है, रॉमम कैलकुलेट करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिजाइन करके परफॉर्म करना है। बाकी सब तीनों ऑप्शन बोला है ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, अरे सब करना है। ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज आर एग्जैक्टली सेम एज द कंपनी ऑडिटर। तो ब्रांच ऑडिटर को भी अपने ब्रांच अकाउंट्स के लेवल पे मटेरियलिटी निकालना पड़ता है, रॉम असेसमेंट करना पड़ता है। तो आंसर है सी। ये स्टॉक वेलोसिटी तो मैं बता चुका। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी किताब से है। प्रिंसिपल ऑडिटर को बिल्कुल हक है कि वो ब्रांच ऑडिटर को एडवाइस करे अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एंड संग संग प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से या तो रिटन समरी या क्वेश्चनर या रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है कि आपने मेरे बताए हुए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। वो कॉमेडी ऑप्शन है, बीसीडी पढ़ोगे तो, ठीक है। एक प्रिंसिपल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर का फाइल नहीं मांग सकता वर्क पेपर, परंतु उससे मैंने बोला था ना कि 3 वर्ड चलते हैं एमसीक्यूज में, क्वेश्चनर, रिटन समरी या रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है कि आपने क्या क्या काम किया, कैसे कंप्लायंस किया मेरे दिए हुए एडवाइस का। चैप्टर 10 बैंक ऑडिट है, उस पर आधारित है ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। हमें उनके बैंक के कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से डेटा निकला है। ये अलग अलग तरह की फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडेड एंड नॉन फंडेड। नॉन फंडेड 2 ही होता है, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन कि बताओ नॉन फंडेड फैसिलिटी कौन सा है। वो सिर्फ ये है, डी नंबर, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। बिल्स वगैरह ये सब कभी भी मतलब वो नॉन फंडेड में काउंट नहीं होते। क्वेश्चन 26, ठीक है। सीए ने डिसाइड किया है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेगा, सब्सटैंटिव टेस्ट करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ये कौन से स्टैंडर्ड में बताया गया है? बैंक ऑडिट चैप्टर के अंदर पेज नंबर 10.17 में ऊपर लिखा हुआ है ऐसे 330, और ऐसे 330 में होता है। ऐसे 315 में आप रिस्क असेसमेंट करते हो, ऐसे 330 में आपने जो रिस्क असेस किया है उसके लिए आप सूटेबल ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करते हो, ऑडिटर का रिस्पॉन्स डिसाइड करते हो। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्स होता है फैप, और फैप में 2 चीजें आती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो ऐसे 330 इसका सही जवाब है। अब मैं एक चीज शो करना चाहता हूं सारे स्टूडेंट्स को। ये मैंने ना एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया था कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इंटर में हैं, कौन से फाइनल में हैं, कुछ कॉमन भी हैं और जो कॉमन है उनमें भी लेकिन लेवल ऑफ कवरेज का थोड़ा अलग अलग रहता है, ठीक है। SA 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू रिस्क, यही उस क्वेश्चन में जो बताया गया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पर ही, ऐसे इंटर में जो स्टैंडर्ड्स की लिस्ट है उसके अंदर ऐसे 330 शामिल है। चैप्टर नंबर 3 जो रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल वाला है ना, उसी में 315 और 330 दोनों है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो ये चैप्टर 3 में भी है। और बैंक ऑडिट का जो, सिंस वो केस स्टडी बैंक ऑडिट का है, तो उसके अंदर भी बैंक ऑडिट के चैप्टर में भी एक जगह 330 ऊपर डाला हुआ है, जो मैंने पेज नंबर रेफरेंस तुम लोगों को दिया है, ये रहा 10.17, ओके। ऐसे में बैंक ऑडिट में हम लोग पढ़ते हैं ना कि स्टैंडर्ड असेट जो होता है डिफॉल्ट होने के बाद 90 दिन ओवरड्यू रह जाए तो वो एनपीए बनता है।
तो 90 दिन बाद एनपीए बनेगा, बट ड्यूरिंग दोज 90 डेज यू स्टार्ट कॉलिंग देम SMA, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट अगर आपने किसी एडवांस अकाउंट को अगर SMA बोल दिया है तो आपको एक ही चीज़ का डर है कि कहीं ये एनपीए ना बन जाए। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन है ये, इट हेल्प्स द स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA हेल्प्स द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग दोज अकाउंट्स विच मे बी डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टैंडर्ड असेट टू एनपीए। तो ये सही आंसर है, नंबर डी, पेज नंबर ए। ओके, ये अगेन ये तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये चैप्टर 5 पे बेस्ड है। चैप्टर 5 में ना शुरू में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है एसर्शंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एग्जिस्टेंस, ऑकरेंस, वैल्यूएशन, फिर ये एक्यूरेसी हो गया, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, राइट्स, ऑब्लिगेशन इत्यादि। तो कुछ अभी आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ एमसीक्यूज तो असर्शन वाले हैं, वो तो तुमको बहुत इजी लगेंगे, बहुत प्रेम से पूरा घोल घोल के पिलाया मैंने, और कुछ प्रोसीजर्स वाले हैं जो चैप्टर 5 के ऑडिट प्रोसीजर्स पे बेस्ड है। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। यहाँ 5 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये लंबा सा केस है प्लूटो लिमिटेड का। ठीक है, ये लोग फर्नीचर बनाते हैं। अर्गोनॉमिक फर्नीचर का मतलब होता है ऐसा फर्नीचर जिसमें कम बॉडी मूवमेंट में आप ज्यादा अच्छा आउटपुट दे पाओ, मतलब बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर। ठीक है, ergonomics is the study of the movement of human body in such a way that minimizes the amount of effort and gives us maximum output। तो कंपनी ergonomic फर्नीचर वगैरह बनाती है, उसके ऑडिट के ऊपर है, पार्टनर है CS नेहा और 5 आर्टिकल असिस्टेंट है। अब ये 5 पॉइंट्स और इन्हीं 5 पे MCQ बनाया हुआ है। पहला वाला बहुत ही सुंदर है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को वो चेक करना चाहती है। 3 बातें, सबसे पहले क्या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर हुआ था, इसको ऑकरेंस असर्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या सारे के सारे ऑल एम्प्लॉइज आर काउंटेड, इसको कंप्लीटनेस असर्शन बोलते हैं। एंड लास्ट वाला, जो भी इस फाइनेंशियल ईयर का एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो इसी फाइनेंशियल में रिकॉर्ड हुआ है इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, इसको बोलते हैं कट ऑफ असर्शन। तो पहले कौन सा है, ऑकरेंस, फिर कंप्लीटनेस और फिर कट ऑफ। यहां पे आपके सामने ऑप्शंस है, फर्स्ट कौन सा था जो ऊपर प्रोसीजर है, फर्स्ट था ऑकरेंस, सेकंड था कंप्लीटनेस और थर्ड था कट ऑफ। हमें बोला गया है कि सही ऑर्डर में बताओ कौन कौन सा असर्शन चेक हुआ है। तो सबसे पहले आएगा रोमन 2 ऑकरेंस, फिर आएगा सेकंड वाला कंप्लीटनेस जो कि यहां पर रोमन 4 है, फिर आएगा कट ऑफ जो कि यहां पर थर्ड ऑप्शन है रोमन 3। तो सही सीक्वेंस है 2 4 3। आप देखोगे कि आपके सामने 2 ऑप्शंस थे, यहां पर भी आप देखो 2 4 3 है और यहां भी 2 3 4 है। तो आपको 2 3 4 लेना है कि 2 4 3, इन्होंने बोला है कि इन द सेम ऑर्डर एज डिस्क्राइब्ड इन पॉइंट 1। तो आंसर होगा 2 4 3, ऑकरेंस फिर कंप्लीटनेस फिर कट ऑफ। तो आंसर होगा 2 4 3। बहुत सुंदर क्वेश्चन था ये, यहां स्टूडेंट्स लोग फंस जाएंगे थोड़े। कई बार होता है ना कि हड़बड़ी में अपने आंसर करते हैं, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, वो तुरंत 2 3 4 टिक करके आ जाएगा। नेक्स्ट, डिविडेंड को लेके पॉइंट नंबर 2 बताया गया, क्लियर बता रहा हूं, ये भी सब किताब से। डिविडेंड जो जिस साल का डिविडेंड है वो आप साल खत्म होने के बाद दोगे ना, तो वो उस साल की 31 मार्च को लायबिलिटी की तरह शो नहीं होता, वो सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह शो करने की परंपरा काफी पहले बंद हो चुकी है, अब प्रपोज्ड डिविडेंड को नोट्स में दिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये पेज का रेफरेंस भी मैंने दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डेटर्स को लेके बोला। डेटर्स को जब आप चेक कर रहे हो तो वहां आप अलाउंस फॉर बैड डेट चेक कर रहे हो, डेटर्स अंडर लिटिगेशन चेक कर रहे हो। इससे कौन सा असर्शन चेक होता है, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, क्योंकि बैड डेट और लिटिगेशन वाले डेटर्स के साथ रिकवरेबिलिटी कम हो जाती है। तो कौन सा असर्शन है, वैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 4, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर सम असेट्स वर परचेज्ड और पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट से हुआ था। हाउएवर स्क्रूटनी करने पे पता चला कि असेट्स का जो इनवॉइस है वो कंपनी के नाम पे नहीं बल्कि डायरेक्टर के नाम पे है। तो इससे कौन सी चीज प्रभावित हो रही है, ओनरशिप ऑफ द असेट। ओनरशिप का असर्शन कौन सा होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, लास्ट, कंपनी के पास फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट भी है जो डॉलर्स में है, तो कंपनी ने क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर उसको रुपीस में कन्वर्ट करके दिखा दिया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। ये रहा हमारे सामने ऑप्शंस। पहले ऑप्शन में बोला AS1, वो तो काटो। दूसरे ऑप्शन में बोला AS11, पर असर्शन कौन सा है, कंप्लीटनेस, नहीं ये तो वैल्यूएशन पे, काटो। 3 नंबर बोला कोई असर्शन चेक नहीं हो रहा, गलत, वैल्यूएशन असर्शन चेक हो रहा है।
ठीक है ना, आप डॉलर को रुपीस में किस एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट कर रहे हो, सही वैल्यू आ रहा है कि नहीं, वैल्यूएशन असर्शन। तो आंसर है ये वाला AS11 और वैल्यूएशन असर्शन, दिस वन। पेज नंबर बुक का ये रहा। 32 MCQs हो गए, तुम लेवल देखते जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा बाउंड्री पार। हमारे ऑडिट में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, चैप्टर नंबर 11 एंगेजमेंट एंड एथिक्स। चैप्टर 11 में 3 चीज़ें आती है। एक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स वाला पोर्शन, दूसरा आता है SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1, और तीसरा आता है SA 210। तो ये एंगेजमेंट और एथिक्स पे बेस करके बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा सा बनाया हुआ। ओके, पूरी कहानी तो पढ़ेंगे नहीं, जितना काम का उतना देखेंगे हम लोग। पहला सवाल, ठीक है, ये बहुत सुंदर है। अभी हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसके पहले ही क्लाइंट हमको बोल रहा है कि हम आपको सर्टेन पार्टीज को कंफर्मेशन भेजने नहीं देंगे। इसे बोला जाता है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ माय ऑडिट प्रायर टू एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। इन सच अ केस SA 210 में एकदम क्लियर किताब में लिखा हुआ आंसर है, आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। तो आंसर होगा C। यहाँ पे कई स्टूडेंट गलती करेंगे, वो इसका आंसर ये सोचेंगे कि नॉर्मली जब मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है कंफर्मेशन भेजने से तो ऐसे 505 अप्लाई करता है, 505। ये 505 का क्वेश्चन नहीं है, ये 210 का क्वेश्चन है, बिकॉज अभी तक आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया नहीं है, ठीक है। तो प्लीज इसका आंसर ऐसे 505 में नहीं, ऐसे 210 में रखना, ठीक है। इसका आंसर ऐसे 505 में नहीं होगा, 210 में होगा, कि एंगेजमेंट आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया और फिर भी वो पहले से मना कर रहा है तो करेंगे नहीं एक्सेप्ट, जाओ। सेकंड, 210 में एक टॉपिक आती है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। तो उसमें ये रहता है कि भाई मैनेजमेंट ने FRF के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करके अकाउंट्स बनाए हैं, फिर मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन किया, मैनेजमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेगा। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए, पहले 2 स्टेटमेंट गलत है, बाद के 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है C। नेक्स्ट, ये वाला, ये मैंने क्वेश्चन बैंक में भी कराया है, ये बुक में भी है, बुक का पेज ये, और क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी है। इनकमिंग ऑडिटर को आउटगोइंग ऑडिटर से कम्युनिकेट करके पूछना पड़ता है कि जी मुझे काम मिला है, मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं। वहां पर आउटगोइंग ऑडिटर अगर इनकमिंग ऑडिटर को जवाब नहीं दे तो इसको हम बोलते हैं वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर। मैंने ये किताब में भी लिखाया था और इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी है क्वेश्चन बैंक में। तो यहाँ पे आंसर है प्रोफेशनल बिहेवियर का वायलेशन किया आउटगोइंग ऑडिटर ने बाय नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द लेटर ऑफ इनकमिंग ऑडिटर। नेक्स्ट कहानी चैप्टर 5 पर बेस्ड है और चैप्टर 4 पर बेस्ड है। चैप्टर 4 में तो बहुत सारे एविडेंस और स्टैंडर्ड्स की चीजें, वही बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तगड़ा सर क्यों है? आप इसके सवालों को पढ़ के जो ऑप्शन सोचोगे वो गलत होगा। आपको सबसे पहले एक चीज एकदम चमक कर दिखनी चाहिए कि यहां पर जो ऑडिटर है वो ईयर एंड खत्म होने के बाद आया, मतलब ऑडिटर 31 मार्च को था ही नहीं, तो 31 मार्च को प्रोसीजर करे कैसे? फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23। खत्म कब होता है? 31 मार्च 23, और ऑडिटर की नियुक्ति अपॉइंटमेंट कब हुई है? मई 23। मतलब 31 मार्च को साल खत्म हो गया और ऑडिटर आप लेके आए मई 23 को, तो लेट आया ना ऑडिटर, तो 31 मार्च को प्रोसीजर नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अफेक्ट होता है पूरा, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के अंदर ही कहानी बता दूंगा। हुआ क्या कि इनका करंट अकाउंट ओवरड्रॉन था, तो ओवरड्राफ्ट की तरह हो रखा था, वो नेगेटिव बैलेंस था 0.92 लाख डेबिट बैलेंस। तो ये कहां डिस्क्लोज होता है? करंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज होता है। तो वो ऑप्शंस जहां करंट लायबिलिटी बोला है C और D वो सही हो सकते हैं, A और B तो नहीं। A और B बोला इसको कैश एंड बैंक में डिस्क्लोज करें, गलत है। अगर आपका करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस पे चला गया तो करंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज होगा, पहली बात। दूसरी बात है, इन्होंने बोला 0.92 लाख का जो डेबिट बैलेंस है उसको कंफर्म करने के लिए हम बैंक से कंफर्मेशन ले लेंगे। इज दैट इनफ? सर नॉर्मली इट इज इनफ, हाउएवर यहां अपना ऑडिटर ईयर एंड के बाद आ रहा है, तो 31 मार्च को वो है भी नहीं। कंफर्मेशन के साथ उसको BRS वगैरह भी चेक करना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहां पे सिर्फ कंफर्मेशन लेना इज नॉट सफिशिएंट, तो C और D में आंसर होगा D। यू शुड चेक BRS ऑल्सो। पेज नंबर रेफरेंस वगैरह मैंने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला है कि इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के लिए बताइए इनमें से कौन सा सबसे सही स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूं जिस ऑप्शन में भी अटेंडेंस वर्ड है वो तो काट दो पहले, क्योंकि 31 मार्च को ये CA ऑडिट में था ही नहीं। ये जो ऑडिटर थी, ठीक है, CA टीना, फ्रेशली क्वालिफाइड CA, ये अपॉइंट हुई थी मई में ईयर एंड के बाद, तो ये अटेंडेंस कहां से करेगी इन्वेंट्री अकाउंट पे 31 मार्च को? तो अटेंडेंस तो जिस ऑप्शन में दिखे वो काटो। B में लिखा हुआ है शी शुड अटेंड, काटो, ठीक है। C तो अलग ही है, C तो बोलता है हम लोग को कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हटाओ। D में बोला है अटेंड करो, ये भी काटो। अब ऑप्शन नंबर A ही बचा, ले देखिए ऑप्शन नंबर A पढ़ते हैं।
यह आपको समझना पड़ेगा कि टीना हैज कम टू ऑडिट आफ्टर द ईयर एंड। तो 31 मार्च से लेके मई उसके अपॉइंटमेंट के बीच में जो भी कुछ इवेंट हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सीक्वेंट पीरियड या सब्सीक्वेंट इवेंट, उसको वो सब चेक करना जरूरी है। सो शी शुड वेरीफाई कि 31 मार्च के बाद क्या क्या सेल्स हुआ है जिससे इन्वेंट्री ड्रॉप करेगा। शी शुड वेरीफाई सब्सीक्वेंट सेल इनवॉइसेस। इसके अलावा उसको सब्सीक्वेंट पीरियड में मार्च से मई के बीच में जो भी स्टॉक मूवमेंट हुआ है वो उसको चेक करना पड़ेगा। तो ये सही आंसर है। खतरनाक क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 38, ये इजी था। इन्होंने बोला कि ये एक इस आर्टिकल वगैरह कोई है, वो बोल रहा है कि यहाँ पर 3 इंटरनल एविडेंस है। गलत है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो आप अपने सप्लायर या कस्टमर को इशू करते हो वो तो इंटरनल एविडेंस है, हम बनाते हैं, लेकिन परचेज इनवॉइस तो सप्लायर से आता है, वो तो एक्सटर्नल एविडेंस है। तो परचेज इनवॉइस इज एक्सटर्नल एविडेंस, बाकी डेबिट क्रेडिट नोट इज इंटरनल एविडेंस। तो ऑप्शंस नंबर सी सही है, जहां बोला है कि सिर्फ डेबिट और क्रेडिट नोट जो है वो इंटरनल एविडेंस है, बाकी 3 ऑप्शंस गड़बड़ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये खिचड़ी एमसीक्यू है, 4 चैप्टर से मिला के बना है, देख लो। एथिक्स, डिटेक्शन रिस्क, आइटम्स ऑफ एफएस और फिर ऐसे 550 610। ठीक है, मैं कहानी थोड़ी बता देता हूँ आपको। अच्छा क्वेश्चन है। केस सिनेरियो 10 को मैं मतलब टॉप लेवल पे रखूंगा। इसमें 2 या 3 एमसीक्यू ऐसे हैं जो एकदम ही सुपर टाइप के हैं, जहाँ गलती हो सकती है। ओके, सब कहानी बताते हैं। ये जो सीए फर्म है ना, इसको एक नया क्लाइंट मिला है, तो ये फर्स्ट एंगेजमेंट है, फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट है। फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट में मैंने हमेशा बोला था कि डिटेक्शन रिस्क हाई होता है। आप ऑडिटर बनते हो किसी कंपनी में 5 साल के लिए, ओके। सबसे मुश्किल होता है पहला साल जब आप उस कंपनी को समझते हो, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो इजी हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में डिटेक्शन रिस्क इज ऑलवेज हाई, ये याद रखना। सेकंड, ये जो ऑडिट फर्म है, इसका जो पार्टनर है और क्लाइंट का जो डायरेक्टर है, वो एक दूसरे के साथ परिचित नहीं है, केवल एक बार कोई सोशल गैदरिंग में मिले थे। तो इज दैट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस? नो सर, दैट्स नॉट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ठीक है। तीसरी बात है, इस कंपनी ने अपना जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ना, हमें क्लियर बोला है, ये अपग्रेड किया था लास्ट 2020 में जाके अपग्रेड किया था। ठीक है, उसके बाद अपग्रेड किया ही नहीं है। 21-22 में इनका प्लांट मशीनरी वही है 1.25, ग्रॉस ब्लॉक भी, नेट ब्लॉक भी वही है, मतलब डिप्रेशन भी नहीं दिया। 22-23 में ग्रॉस ब्लॉक है प्रॉपर्टी प्लांट का 1.25 और डिप्रेशन देने के बाद 1 हो रहा है। मतलब क्लियर बात है कि ड्यूरिंग द ईयर नो न्यू परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट असेट्स हैव बीन मेड। ठीक है, अब कोई एडिशंस हुए ही नहीं है और ऑप्शंस में आएगा, तो बच के रहना। नेक्स्ट, यहां पर हमें बताया गया है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ है नहीं, वैसा नहीं है, तो ऐसे 550 अप्लाई नहीं करेगा। कंपनी में इंटरनल ऑडिट भी नहीं होता, तो ऐसे 610 भी अप्लाई नहीं करेगा। अब स्टार्ट करते हैं। जीपी रेशियो इनका ड्रॉप किया है। पिछले बार इनका जीपी रेशियो था 3.75 बाई 15-25%। इस साल प्रॉफिट तो बढ़ गया, सेल बढ़ गया, पर जीपी रेशियो कम हो गया 6/30 20%। तो जीपी रेशियो डिक्लाइन का रीजन क्या है? ठीक है, और ये कुछ मेथड्स हैं ऑफ टेस्टिंग द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, इसी में एक बताया गया है कि वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ द पीपी आइटम्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। अक्वायर्ड तो है ही नहीं, तो ये एक गलत है। ठीक है, पहला सवाल बोला बताइए इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए एथिक्स को लेके कि ये काम एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल इंडिपेंडेंस है। ऑडिट फर्म के पार्टनर और क्लाइंट के डायरेक्टर का कभी कोई सोशल गैदरिंग में मुलाकात हो गया तो दैट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ थ्रेट। 5 थ्रेट में से कोई भी नहीं। तो ये जो बोला एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलिटी थ्रेट, तो गलत है। तीसरे वाला और चौथे वाला बोला है कि इंडिपेंडेंस है, पर दोनों में एक फर्क है। तीसरे वाले में बोला है डिटेक्शन रिस्क लो है, चौथे वाले डिटेक्शन रिस्क हाई है। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में डिटेक्शन रिस्क ऑलवेज हाई, तो बेस्ट आंसर है डी। 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर में बोला है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को लेकर 4 प्रोसीजर सोचे थे, वो यही 4 प्रोसीजर है। ठीक है, इस 4 प्रोसीजर में से बताइए कौन सा गलत है। ये वाला गलत है, वेरीफाई द पीपी आइटम्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक स्टूडेंट बोलेगा सर अगर हम चैप्टर 5 खोलेंगे, पीपी पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चारों प्रोसीजर जो बोले गए चारों के चारों है। पहला प्रोसीजर क्या है? इंस्पेक्टिंग एंड रिसीविंग कंपनीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन, कि मैनेजमेंट अपने पीपी का फिजिकल वेरिफिकेशन कब करता है, वो हमको प्लान लेना चाहिए उनसे, सही है। असेसिंग डेप्रिसिएशन मेथड, सही है। 3 नंबर को क्या क्या साल के दौरान पीपी एडिशंस हुआ है वो हमको चेक कर लेना चाहिए इनवॉइस के साथ, वो भी नॉर्मली सही होता है। नंबर 4 रिकैलकुलेशन, ये भी सही है। लेकिन आंख अगर खोलोगे तो पता चलेगा ऊपर बोल दिया था कि अब मशीनरी लास्ट अपग्रेड हुआ था 2020 में, और अगर आप ये डेटा आंख फाड़ के देखो
तो पिछले साल 1.25 का 1.25 है, डिप्रीशिएशन भी नहीं है, इस साल डिप्रीशिएशन हुआ है खाली, तो देयर आर नो एडिशन ऑफ पीपी ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो लिख दिया कि पीपी आइटम अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर चेक करेंगे, कहां से चेक करेंगे, तो यही गलत प्रोसीजर है, यही आंसर है, ठीक है। मतलब जबरदस्त सोच है। जीपी रेशियो डिक्लाइन हुई है, क्यों हुई है, उसका 4 रीजन दिया इन्होंने। ये 2 रीजन एकदम बकवास हैं, बिकॉज इससे नेट प्रॉफिट पे असर पड़ता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ता। नंबर बी वाला रीजन ये भी बकवास है, इसमें लिखा है जीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है, भाई इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। आपको सम्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लास्ट ईयर 21-22 में जीपी रेशियो था 25%, अभी 20 है, तो डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो बी भी गलत है और सी डी तो गलत है ही, तो आंसर है ए कि जीपी रेशियो डिक्लाइन इसलिए किया होगा बिकॉज अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए इन्होंने अपना सेलिंग प्राइस कम किया होगा। आप अगर अपना सेलिंग प्राइस कम करोगे तो माल ज़्यादा निकलेगा, बिकेगा ज़्यादा, तो 15 करोड़ से टर्नओवर हो जाएगा 30 करोड़। लेकिन क्योंकि आपने प्राइस कम कर दिया तो आपके मार्जिन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, जीपी रेशियो कम हो जाएगा। तो सही आंसर है ए। 42 नंबर बहुत आसान है, बोलता है ये जो आप करंट परचेज और सेल का डेटा करंट ईयर और लास्ट ईयर का कंपेयर कर रहे हो, ये कौन सा प्रोसीजर है, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर है। डेटा कंपैरिजन इज एनालिटिकल प्रोसीजर, पर एनालिटिकल प्रोसीजर में तो सर 4 होते हैं ना, रेशियो एनालिसिस, एक होता है रेशियो, एक होता है रीजनेबलनेस टेस्टिंग, एक होता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, एक होता है ट्रेंड एनालिसिस। जब आप 2 अलग अलग साल का डेटा या कई साल का डेटा कंपेयर करते हो उसको ट्रेंड एनालिसिस बोलते हैं, तो आंसर है ट्रेंड एनालिसिस। अब देखो ये भयंकर है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए और बोला गया ये स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स गलत है जो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि इस क्वेश्चन में 550 अप्लाई नहीं करेगा, ऊपर पहले पैराग्राफ में बोला रिलेटेड पार्टी वगैरह ज्यादा नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है और इंटरनल ऑडिट भी नहीं है, तो 610 कहां से यूज कर लोगे इंटरनल ऑडिटर। तो ये 2 लाल वाले नंबर जहां आएंगे वही गलत कॉम्बिनेशन है, आंसर है बी। 550 अप्लाई नहीं करेगा, 610 अप्लाई नहीं करेगा, तो यही गलत कॉम्बिनेशन है, बी। नेक्स्ट 11वां केस, ये चैप्टर 3 पे बेस्ड है, इंटरनल कंट्रोल, और बेस्ड है चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें आता है SA 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल टू द मैनेजमेंट एंड TCWG। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है जो मैं ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टीचेज अस कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या लैप्सेस हैं। हमें बोला गया ये 4 लैप्सेस हैं, 4 प्रॉब्लम्स है कंट्रोल में। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। नंबर 1, ये लोग टाइमली BRS प्रिपेयर नहीं करते, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। BRS इज एन इंटरनल कंट्रोल, नहीं बनाना इज गलत, डेफिशिएंसी। नंबर 2, परचेज ऑर्डर्स सीरियली नंबर्ड नहीं है ढंग से, अगेन प्रॉब्लम। नंबर 3, वेज शीट को एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर रिकंसाइल नहीं करता। नंबर 4, जो कैश इन ट्रांजिट है उसका भी इन्होंने इंश्योरेंस कराना भूल गए हैं। तो ये 4 डेफिशिएंसीज इन कंट्रोल के तगड़े एग्जांपल हैं एज पर SA 265। कंट्रोल्स गड़बड़ है मतलब कौन सा रिस्क है ये, कंट्रोल रिस्क। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? 4 होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, अब एक ही चीज जो मुझे थोड़ी सी गलत लगी वो ये, इन्होंने बोला इंटरनल कंट्रोल अप्लाई जो हो रहा है ऑपरेशन उसको चेक करने के लिए मोस्ट रिलायबल प्रोसीजर कौन सा है। मैं आपको बताऊं 4 होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, 4 नंबर तो होगा नहीं। स्टडी द डिजाइन ऑफ कंट्रोल, हमें तो ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल चेक करना है, तो डिजाइन वाला तो है नहीं, काटो। अब A, B और C तीनों सही है, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन। किताब के अनुसार अगर आप बोलोगे सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सा है, तो वो लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, लेकिन आंसर इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बोला ऑब्जर्वेशन। और खुद मैं आपको बता देता हूं, जिस पेज से ये उठाया गया उस पेज में तीनों लिखे हुए हैं, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, और ये कहीं नहीं बोला कि ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल, बल्कि किताबें तो ये बोलती हैं कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा रिलायबल एविडेंस हमें नहीं देता, बिकॉज ऑब्जर्वेशन से मिलने वाला एविडेंस इज रेलेवेंट ओनली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, और कई बात कि द फैक्ट दैट यू आर ऑब्जर्विंग मे कॉज द एम्प्लॉइज ऑफ द क्लाइंट टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर वे, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन रिलायबल नहीं होता। पर इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया ऑब्जर्वेशन इज मोर रिलायबल फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल। तो मैं बोलूंगा प्लीज ये याद कर लेना, ये गड़बड़ भी है पर याद कर लेना। परफेक्ट आंसर तो कोई नहीं इसमें से, पर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा ये भी श्योर है, तो ये गड़बड़ आंसर याद करना, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, ये सीधा किताब से उठाया हुआ है। इंटरनल कंट्रोल्स हम लोग चेक करते हैं क्योंकि बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल, इस पेज पर है। ठीक है, बड़ी टॉपिक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, A, B और D उसमें कवर्ड है, केवल C कवर्ड नहीं है।
इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करने से डायरेक्टली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो मेरा ऑडिट ओपिनियन है उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। 46 नंबर, ठीक है, हमें बोला गया कि बताओ 4 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा है, मतलब क्या क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है। क्वेश्चन में बोला गया 4 डेफिशिएंसी, चारों की चारों सिग्निफिकेंट है, सो आंसर है सी। नेक्स्ट ये वाला, एज पर एस 265 जब हम क्लाइंट को डेफिशिएंसी इन कंट्रोल बताते हैं थ्रू अ लेटर ऑफ वीकनेस, तो हम उसको डेफिशिएंसी बताते हैं, हम उसको पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द डेफिशिएंसी बताते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं सो एज टू एनेबल हिम टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन, विच इज कि डेफिशिएंसी जो मुझे मिला मैंने आपको बता दिया, सारे डेफिशिएंसी ढूंढ के निकालने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट सही भाषा जो है वो सिर्फ डी में लिखी हुई है, तो आंसर है डी। पेज रेफरेंस भी दिया है मैंने। आखिरी क्वेश्चन नंबर 12, अब आखिरी केस डिस्कस कर रहा हूँ। चैरिटेबल ट्रस्ट, बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट को देखिए कंफ्यूज मत होना, ये एनजीओ वाला क्वेश्चन नहीं है, ये बेस्ड है चैप्टर 11 पे, 3 अलग अलग चीज, 3 एमसीक्यू, तीनों अलग अलग है। एक एंगेजमेंट लेटर और उसके कंटेंट्स पे, दूसरा असर्शंस पे चैप्टर 5 और तीसरा 505 पे, ठीक है। सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर कौन किसको भेजता है, सीए फर्म क्लाइंट को देता है। पॉइंट नंबर 1, एंगेजमेंट लेटर के अंदर हम लोग बताते हैं एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आवर ऑडिट रिपोर्ट, क्लीन ओपिनियन एंड द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस, जहां हमारा फॉर्म एंड कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब अगर आपके कुछ गड़बड़ हुआ तो हम ये नहीं देखे ये भी दे सकते हैं। ये वाली लाइन है, ये डिट्टो बुक से उठाई हुई, पढ़ाई हुई डिटेल में, पेज नंबर रेफरेंस भी दिया है मैंने, ठीक है। अगला सवाल जो है वो व्हीकल्स के ऊपर है। हमें व्हीकल्स को लेके बताया गया कि इस ट्रस्ट ने जो जो व्हीकल्स खरीदे हैं ट्रस्ट में यूज हो रहा है, पर व्हीकल ट्रस्ट के नाम पे नहीं हो के ट्रस्टी के नाम पे है, तो इससे कौन सा असर्शन अफेक्टेड होगा, ओनरशिप, जिसका मतलब है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो आंसर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तीसरा पॉइंट है, क्लाइंट ने हमको बोला है कि भाई कंफर्मेशन आप सिलेक्टेड पार्टी को मत भेजना, उसके के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, आने वाला सेटलमेंट होने वाला है, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, एक काम तो आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एज पर ऐसे 505 यहाँ पे आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हो, जानना चाहते हो व्हाट इज द वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ सच रिफ्यूजल, एंड देन वी ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस एज पर ऐसे 505, ठीक है। यही अगर बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट होता तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते एंगेजमेंट को एज पर ऐसे 210। तो ये था सर 50 MCQs का टेस्ट का पूरा डिस्कशन, ठीक है। आई होप तुम लोग इसको बहुत सीरियसली अच्छे से मतलब पढ़ रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, बिकॉज इट विल डिसाइड कि आपको ऑडिट में कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।